नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और नए वीडियो पर। किताब का नाम है आज भाषा, साहित्य और इतिहास का पुनर्पाठ। लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी। सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित एक किताब है। इसका एक शीर्षक है इतिहास खंड। आज इसी के बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, आपको बहुत ही रोचक जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए मैं आपके सामने इतिहास खंड को रखता हूं। अभिजात लोगों की नजर में गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है, जबकि वंचित लोगों की नजर में वह स्वर्ण युग नहीं था। संस्कृत को सर्वाधिक बढ़ावा देने का श्रेय गुप्त राजाओं को है। सभी अभिलेख संस्कृत भाषा में हैं। कई अभिलेख विष्णु और शिव की स्तुति से प्रारंभ होते हैं। इसी वंश ने भारत में हिंदू मंदिरों को जन्म दिया। इनके राजध्वज गरुड़ांकित होते थे। गुप्त सम्राटों ने बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ रचाए। अभिलेख गवाह है कि भारत की एक महिला पहली बार इसी युग में सती हुई थी। ब्राह्मणों को भूमि दान देने का प्रथम पुरालेखीय साक्ष्य इसी काल में मिलता है। कई नई जातियों का सबूत भी पहली बार इसी काल में मिलता है। इसी काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर अमरकोश रचा गया। इतिहास लेखन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण इतिहास दृष्टि होती है। हाँ, यह ठीक है कि निराला ने सरोज स्मृति में चीनांशुक अर्थात चीन से आने वाला रेशमी वस्त्र शब्द का प्रयोग किया है। हाँ, यह भी ठीक है कि इस शब्द का बड़े पैमाने पर प्रयोग करने वाले पहले कवि कालिदास हैं। संभव है कि भारत में चीनांशुक कनिष्ठ के समय पहली बार आया हो, किंतु इसके पहले का कोई और कहीं जिक्र हमें नहीं मिलता। फिर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में चीन पट का प्रयोग कैसे किया है, जबकि वे मौर्य कालीन थे। मौर्य के छीते से चीन बाहर था। नागार्जुनी कोंडा के अभिलेखों से पहले किसी भी भारतीय अभिलेख में चीन का उल्लेख नहीं पाया जाता है। इसलिए आप यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के कई सौ सालों के बाद की रचना है। भारत के इतिहासकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर मौर्य प्रशासन का इतिहास लिखना बंद करें। मेरा पुराना नाम वापस करो राजन। मगध का गौरवशाली इतिहास। भारत का गौरवशाली इतिहास रचा है मैंने। आखिर मेरे नाम का अर्थ क्यों है? चारण, भिखमंगा और पापी। वैदिक युग से ही बदनाम रहा हूं मैं। अथर्ववेद ने मुझे गलियाया है। यास्क ने मुझे शोधखोर, विषयासक्त और नपुंसक कह दिया। आपटे ने भी तो मेरी व्युत्पत्ति मगधोष दधाती किया है। मेरे यह नाम कई दोषों और पापों से ग्रस्त है। मुझे मुक्त करो राजन। हाँ, मैं वही प्रतिबंधित क्षेत्र मगध हूँ, जहाँ वे जीना क्या मरना भी पसंद नहीं करते थे। मगध स्मृतियों में तो मेरी भूमि पर पैर पड़ते ही प्रायश्चित करने का प्रावधान है। मेरा पुराना नाम वापस करो राजन। मैं पटना हूँ, बिहार की राजधानी। गंगा, गंडक और सोन के संगम का नगर पट्टनम ईसा पूर्व 4वीं से 2री सदी तक संसार का बड़ा नगर। कई नाम है मेरे। पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर। यूनानी लोग मुझे पलिया बोथरा तथा चीनी लोग मुझे पल्लिन तो कहा करते थे। उदयभद्र ने मेरी की थी स्थापना। हेमचंद्र ने मेरे नाम की व्याख्या यूं की है कि पाटलिद्रुम की विद्यमानता से मेरा नाम पाटलिपुत्र हुआ और उसके सुंदर फलों के कारण कुसुमपुर। अगले पृष्ठ पर चलते हुए दोस्तों, मेरे कुसुमपुर नाम का प्रयोग गुप्तकालीन कालिदास ने खूब किया। मेरा वास्तविक नाम पट्टनम है, वैसे ही जैसे विशाखापट्टनम, मलिचलीपट्टनम आदि। लोग मानता है कि पटन देवी के कारण मेरा नाम पटना है।
पटना के पटन देवी के सुमिरो, मैं पहले पट्टनम हूं फिर पाटलिपुत्र। ब्रह्म समाज, वेद समाज, आर्य समाज के सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों पर महात्मा फूले का इल्जाम था कि ब्रह्म, वेद और आर्य जैसे ब्राह्मणवादी शब्दों का इस्तेमाल करके इस समाज सुधाकर राष्ट्रवाद के नाम पर ब्राह्मणवाद को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके 1990 से पहले सर्वाधिक जीवनी हिंदी में दयानंद सरस्वती की लिखी गई। फूले की पहली जीवनी उनके मृत्यु के 37 सालों के बाद 1927 में P.S. पाटिल ने मराठी में लिखी थी। उनकी दूसरी जीवनी अंग्रेजी में 1964 में धनंजय कीर ने लिखी थी। 1990 के बाद हिंदी में सर्वाधिक जीवनी महात्मा फूले की लिखी गई। यह 1990 का ही साल था जब सिविल सर्विस की परीक्षा में 1 अंक का प्रश्न फूले पर सेट किया गया था। 1990 का साल स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है। यहीं से दलित ओबीसी राजनेता से लेकर मंडल आयोग की गति तेज होती है। एच ब्रूनहोफर के आधार पर इतिहासकार हुई सिंह ने बताया कि ऋग्वेद में उल्लेखित राजा कनित प्रथुश्रवस वास्तव में राजा कनिष्क है। कनिष्क का काल 2री सदी ईसा पूर्व था। अतः हुई सिंह ने निष्कर्ष दिया कि ऋग्वेद का संकलन 2री सदी ईसा पूर्व में भी पूर्ण नहीं हुआ था। अब निष्कर्ष दे सकते हैं कि वैदिक धर्म से बौद्ध धर्म पुराना है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के पास एक कस्बा है वड़ा गांव। वड़ा गांव मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र दसान नदी के पास बुंदेलखंड पठार के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यहाँ भैंसासुर का मंदिर है जो भैंसासुर की मंडियों के नाम से भी जाना जाता है। यह नगर देवताओं के प्रमुख हैं जो आला सुनते हैं। ऐसी मान्यता है कि लोग आला सुनाकर अच्छी बारिश की मन्नतें मांगते हैं। मंदिर की स्थिति पोखना और जनेरा तालाब के ठीक बीच में है। भारत में बसने वाली कुर्मी, कोयरी और अहीर जैसी अनेक जातियां भाषा वैज्ञानिक स्तर पर आदिवासी मूल की हैं। सभी भाषा वैज्ञानिकों ने स्वीकृति दी है कि झारखंड की भाषा कुरमाली का नामकरण कुर्मी जाति के आधार पर हुआ है। इसके बोलने वाले द्रविड़ कुर्मी अर्थात कुडमी हैं और वे आदिवासी मूल के हैं। कन्नड़ की भी एक बोली कुरमबारी है। कुरमबारी नीलगिरी पर्वत पर कुरुम्ब लोगों द्वारा बोली जाती है। कुरुम्बारी बोलने वाले लोग भी द्रविड़ हैं और आदिवासी मूल के हैं। इतिहास बताता है कि झारखंड के द्रविड़ लोग दक्षिण से रोहतास होकर झारखंड आए थे। ऐसे में संभावना बनती है कि कुरमाली और कुरमवारी द्रविड़ कुर्मियों की भाषा है और वे आदिवासी मूल के हैं। कोयरी का भी सीधा संबंध द्रविड़ भाषाओं से है। तेलुगु में काय और अर्थ कच्चा फल और कायु का अर्थ फल लगाना होता है। द्रविड़ टोन भाषा में कोय का अर्थ फल लगाना और कोय में काव का अर्थ होता है गुठली और तमिल में काय का अर्थ होता है कच्चा फल। द्रविड़ भाषा में काय पूरे शक समझी वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर तमिल पालकाय, तेलुगु काकराय, मलयालम पावक्य, कन्नड़ हागलकाई, करेला ऑब्लिक तमिल, दोंडेकाक्य और मलयालम कोबाई कन्नड़, दोंडेकाई कुंडे आदि कोरी मूलतः कुर्मी की भांति द्रविड़ शब्द हैं। अहीर को भाषा वैज्ञानिकों ने आविर से जोड़ा है और बताया है कि वे बाहर से भारत में आए। जैसे कि आप जानते हैं कि भ ध्वनि उत्तर भारत को छोड़कर संसार की किसी भी भाषा में नहीं है, जबकि भ ध्वनि की ध्वनि ही उत्तर भारत के अलावा संसार की किसी भाषा में नहीं है। तब आभीर भारत से बाहर से कैसे आएंगे? वे भारत के ही हैं। वस्तुतः अहीर का मूल आग्नेय परिवार की भाषाओं में झारखंड की प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति वर्ग की भाषा है। हो भाषा में अयेर अर्थात अहीर का अर्थ जानवरों को ले जाना होता है।
अयेर इस भाषा का अत्यंत उर्वर शब्द है जो साबित करता है कि अयेर और उसका प्रतिरूप एरिका मूल प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की भाषा में है। निष्कर्ष यह है कि भारत में बसने वाली कुर्मी, कोयरी और एहरिक जैसी अनेक जातियां भाषा वैज्ञानिक स्तर पर आदिवासी मूल की हैं। इतिहास की पुस्तकों में राजपूत सामंतवाद का उल्लेख है, किंतु ब्राह्मण सामंतवाद की चर्चा नहीं है। आप अवतारवाद के माध्यम से ब्राह्मण सामंतवाद को समझ सकते हैं। राजपूत सामंतवाद में राजा सर्वोच्च होता था और ब्राह्मण सामंतवाद में अवतारी देवी देवता सर्वोच्च होते थे। राजपूत सामंतवाद के बिचौलिया जमींदार होते थे और ब्राह्मण सामंतवाद के बिचौलिए पुजारी थे। राजपूत सामंतवाद में सबसे निचले पायदान पर रैयत होते थे और ब्राह्मण सामंतवाद के सबसे निचले पायदान पर वक्तगण थे। दोनों सामंतवाद में अंतर यह था कि राजपूत सामंतवाद के बिचौलिया अर्थात जमींदार रैयतों से वसूले गए कर संग्रह का कुछ हिस्सा सर्वोच्च को भी देते हैं, किंतु ब्राह्मण सामंतवाद के बिचौलिया वक्तगण से वसूले गए दान राशि का कोई भी हिस्सा सर्वोच्च कोई नहीं देते थे। कारण है कि देवी देवताओं को निर्जीव हैं, वे न तो खा सकते और न ही ले सकते हैं। इसलिए राजपूत सामंतों से ब्राह्मण सामंतवाद कई गुना ज्यादा खतरनाक था। इस ब्राह्मण सामंतवाद को स्थापित करने में अवतारवाद की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। ऋग्वैदिक आर्य नमक नहीं खाते थे। ऋग्वेद में नमक शब्द नहीं है, वे नमक का इस्तेमाल बाद में करने लगे। सिंधु क्षेत्र का उत्पाद है नमक। नमक का एक नाम है सैंधव। सिंधु घाटी सभ्यता से सीखा आर्यों ने नमक का इस्तेमाल। किसने किसका नमक खाया, किसकी सभ्यता किसने उजाड़ी, कौन है नमक हराम। वस्तुतः गुंडा एक बहुजन नायक और स्वतंत्रता सेनानी का नाम है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। इसलिए गुंडा का प्रचलन पहली बार अंग्रेजों ने बदमाश के अर्थ में किया। अल कार्टा डिक्शनरी के अनुसार गुंडा शब्द का प्रथम प्रयोग 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। इसके पहले इस शब्द का प्रयोग कहीं नहीं मिलता है। भारत के इस योद्धा का पूरा नाम गुंडा धुर था। 1910 में अंग्रेजों के खिलाफ छत्तीसगढ़ के बस्तर में भूमकाल विद्रोह में इस गुंडा वीर ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। अंग्रेजी शासन के लिखित दस्तावेजों में गुंडा धुर को विद्रोही और गुंडा अर्थात बदमाश उद्दंडतापूर्ण आचरण करने वाले को बतलाया गया। अंग्रेजों की नजर में गुंडा धुर की छवि उद्दंड और बदमाश की थी, पर भारतीयों की नजर में स्वतंत्रता सेनानी और वीर थे। आदिवासियों के इस वीर नायक पर नंदिनी सुंदर की पेंगुइन बुक्स इंडिया से एक किताब आई है, गुंडा धुर की तलाश में। भारत के कोषागारों ने अंग्रेजों का अनुगमन करके गुंडा का अर्थ बदमाश दे दिया। भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अंग्रेजों द्वारा प्रयुक्त बदमाश के अर्थ में गुंडा शब्द को शब्दकोश से बाहर किया जाए और उसके लिए वीर स्वतंत्रता सेना के अर्थ में इसे प्रचलित करने के लिए अधिसूचित करे। कारण है कि बदमाश के अर्थ में गुंडा शब्द एक स्वतंत्रता सेनानी का अपमान है। बगैर पुरातात्विक साक्ष्य और सबूतों के क्यों लिखा और पढ़ा जाता है। सिंधु घाटी पर आर्यों का आक्रमण तथा वैदिक संस्कृति का अतिरंजित तथा गौरवशाली इतिहास। आर्यों के आगमन से क्यों प्रारंभ होता है भारत का इतिहास लेखन। वैदिक संस्कृति अतिरंजित तथा गौरवशाली इतिहास से तो हजारों गुना अधिक पुख्ता पुरातात्विक साक्ष्य और सबूत लिए हाशिए पर खड़ा है भारत का प्रागैतिहासिक काल। भारत का प्रागैतिहासिक तो यहाँ के मूल निवासियों को पुरातात्विक की दस्तावेज है जिसे इतिहासकारों ने षड्यंत्र पूर्वक छोड़ दिया है। आर्योत्तर जातियों के जनजीवन, रहन सहन, खान पीन से लेकर शिल्प कौशल और बट्टिकास में हस्त कुठार, बिदारणी, तक्षणी, वेदनिया, छल्ले, ओखले, दराती जाने कितने पुरातात्विक की साक्ष्यों और सबूतों से भरा पूरा है भारत का प्रागैतिहासिक काल। भारत की आर्योत्तर जातियों के इतिहास लेखन के लिए सभी कुछ तो है। महाददा में सवाधान से प्राप्त महिला का कपोल, भीमबेटिका में अस्तित्व के लिए संघर्षरत आर्योत्तर जातियां और बोल धोती महिलाओं के मेहरगढ़ के आवास तथा फसल कटाई के उपकरण, शेरी खान तराईकाई की कच्ची मृण मूर्तियां, चौपानी मांडो में कच्ची मिट्टी पर धान के भूसे की छाप और बुरजहम के भाले और तीर, उतनूर में मवेशियों के खुर के निशान। अपना इतिहास लिखो मूल्यवासियों। मिट्टी के घर, मिट्टी के आंगन और नलकूलों की झोपड़ियों में बसने वाले आर्य नहीं जीते जा सकते थे। मंत्र जादू टोने से नगर तथा किले मिथ्या है तुम्हारा इतिहास। सिंधु घाटी की सभ्यता, नगर योजना, सड़कें पकी हुई, ईंटें, नालियां, बड़े बड़े अनाज के कोठा, मोहरे लिपि से लेकर समृद्ध शिल्प और तकनीकी का ज्ञान, कुल्हाड़ी, आरी, छुरी और बर्छे हड़प्पाइयों
नहीं मिलते हैं तुम्हारे पराजित होने के कोई खास सबूत, नहीं नरसंहार हत्याकांड जैसी चीजें। फर्जी किताब के आधार पर लिखा गया है कि आर्यों का इतिहास बदहाल, फटेहाल और दाने दाने को मोहताज आर्य नहीं मिलते तुम्हारे हथियारों कोई पुरातात्व जखीरा। यदि पुरातात्व को प्रमाण माने तो फिर काले, लाल और गेरू वर्णी मृत भांडों से नहीं जीते जा सकते नगर तथा किले। दबे पाम तो भारत आए थे आर्य। मित्रों, यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ और उम्मीद है आपको ये इतिहास की जानकारी आपको और अच्छी लगी होगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखित ये किताब भाषा, साहित्य और इतिहास का पुनर्पाठ का मैं आदि किताब मैं आपके सामने ऑडियो फॉर्मेट में पहले ही डाल चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आज हमने इतिहास के खंड इसका एक संदर्भ शीर्षक से मैंने इस किताब लिया है और इसमें कई और रोचक जानकारी रह गई हैं जो आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाया, उसको मैं अगले वीडियो में देखूंगा। तब तक वीडियो अगर पसंद आता है तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।